तो हेडिंग डालो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। देखो तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि यदि लाइट, सपोज करो ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एयर है, इसको हम कह देते हैं कि ये है हमारा मीडियम 1, इसको N1 से दिखा रहा हूं मैं, और इसके नीचे वाटर है और इसका मीडियम है N2। तो होगा क्या, जब लाइट आएगी तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए पहले अपना एक ड्रॉ हमने किया, ये इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक वैसे ही जैसा हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक इंसिडेंट रे लेंगे, ये आई ऐसे, और इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ। कुछ लाइट रिफ्लेक्ट बैक भी होगा सेम मीडियम में, लेकिन मैक्सिमम अभी क्या होगा कि लाइट आ जाएगी इस मीडियम में। दिस इज कॉल्ड विद द नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से आए और दूसरे मीडियम में चली जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो पहले तो हमें डेफिनेशन लिखना है, फिर हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है। तो लिखो डेफिनेशन, व्हेन लाइट comes from or incident comes from one medium and goes to another medium after incidence, it is called refraction, तब हम उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब लाइट एक मीडियम से आए और दूसरे मीडियम में चली जाए तो उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका डेफिनेशन। अब सेकंड है कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो दो कंडीशन होगा। क्या, ये फर्स्ट कंडीशन मैंने यहां बनाया है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, मैं सेकंड कंडीशन नीचे बनाऊंगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो यहां पे कि यहां पे जो एयर है वो एक रेयरर मीडियम है, रेयरर, और जो वाटर है वो एक डेंसर मीडियम है, डेंसर। इसका मीनिंग क्या होता है, रेयरर मीडियम का मतलब है जिसके डेंसिटी, एक वर्ड लग जाता है इसमें, ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो, जिसकी डेंसिटी आप ऐसे मान लो कम हो। तो एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो ये रेयर है, वाटर के मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो ये डेंसर मीडियम है, ये लाइट को क्या करता है, रोकता है, इसलिए हम कहते हैं ये ऑप्टिकली डेंसर है। और जो एयर है लाइट को कम रोकता है, ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं कि ये रेयरर मीडियम है। आप ऐसे याद रखना कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी ना वो ऑप्टिकली डेंसर होगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल कम होंगे तो ये लाइट को रोकने में ना उतना ज्यादा नहीं रोकेंगे, लेकिन वाटर में बहुत ज्यादा इनके मॉलिक्यूल पास पास होंगे, डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो ये लाइट को उतना ही ज्यादा हिंडर करेंगे, ट्रेवल करने में रोकेंगे। ठीक है, तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए, जैसे यहां पे है, यहां पे क्या हो रहा है, लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है ना, तो यहां पे क्या हो रहा है कि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। देखो यहां पे बेंट हो गई लाइट इधर की तरफ। यही ऐसा होता कि लाइट, हम एक सरफेस बना रहे हैं यहां पे फिर से, ठीक है ना, और हमने क्या किया, यहां पे फिर से हमने एक नॉर्मल भी बना लिया यहां पे, और अब क्या है हमारे पास कि ये ऊपर जो है हमारा है ग्लास, और नीचे है एयर।
तो ऊपर हमारा है डेंसर मीडियम, डेंसर, और नीचे है रेयरर मीडियम। तो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंसिडेंट होगी, जब वो लाइट डेंसर से रेयर में आएगी, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है ऐसे, ठीक है ना, नॉर्मल से दूर चली गई, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये एंगल अब क्या हुआ, बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी, जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है ना। ये दो कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो हम पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं और फिर हम लिखेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो सेकंड पॉइंट लिखो, व्हेन लाइट travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal। और थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, when light travels from denser to rarer medium, when light travels from denser to rarer medium, it goes away from the normal, ठीक है। तो ये तीन सिचुएशन है हमारे पास, एक कि जब लाइट ट्रैवल करती है रेयर से डेंसर मीडियम तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, और जब लाइट ट्रैवल करती है डेंसर टू रेयर मीडियम तो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पे हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में एक सिचुएशन पूछता है, देखो इस वाले कंडीशन में जब लाइट रेयर से डेंसर में आ रही थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या जो है रिलेशन है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है, ठीक है ना। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या रिलेशन है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है यहाँ पे वो ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होगा, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी की बात करें तो ये ऑप्टिकली यहाँ पे जो जैसे N1 और N2 ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक फिलहाल जान लो कि ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी को। तो जब लाइट N1 और N2 है, ठीक है ना, और N2 आपका जो है ज्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है, जिसका N ज्यादा होगा वो उतना ही डेंसर होगा। तो यहाँ पे N1 लेस डेंसर है, N2 मोर डेंसर है। यहाँ पे ये हमारा N1 है और ये N2 है, तो यहाँ पे N1 ज्यादा डेंसर है और N1 कम डेंसर है। N1 ज्यादा डेंसर है और N2 कम डेंसर है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, इसको नोट करो। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता क्यों है। हाँ, तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो लाइट की स्पीड जो है ना डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड होती है वैक्यूम में, जो कि होता है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो होता क्या है कि लाइट जब भी ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाएगी, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम कहने का मतलब जैसे देखो ये एक रेयर मीडियम है जहां पे मॉलिक्यूल दूर दूर है, डेंसर मीडियम में बहुत पास पास है ऐसे। तो लाइट जब डेंसर मीडियम में आती है तो क्या होता है ना, वो अवे चली जाती है ऐसे, मतलब सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाती है। और जब रेयर मीडियम में आती है लाइट तो उसकी स्पीड फास्ट हो, उसका स्पीड फास्ट होगा, तो स्पीड फास्ट होने की वजह से एक आध मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करके भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, ठीक है। तो ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट ये बेंडिंग होता है, ड्यू टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो एग्जाम में आ गया तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, ये चाहो तो उसमें ये डायग्राम भी बना देना, ये मीडियम रेयरर, ये मीडियम डेंसर। तो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट in different medium, in different medium. Speed of light is different in different medium. Its speed, its speed is higher in optically rarer medium में इसकी स्पीड ज्यादा होती है। थर्ड पॉइंट, when light travels in a denser medium its speed gets slow and the ray bends toward the north. When it travels in rarer medium, speed become fast and rays go away from the north. तो जब इसकी स्पीड जो रिफ्रैक्शन होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज द डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, ये लिखेंगे, एंड यहां पे लिख दो एंड दैट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यही है रिफ्रैक्शन का कॉज। सो इट्स स्पीड इज हायर इन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, व्हेन इट ट्रेवल्स इन डेंसर मीडियम इट्स स्पीड gets slow and the ray bends towards the normal. When it travels in rarer medium, its speed becomes fast and rays go away from the north. तो ये जो है आपका कॉज है रिफ्रैक्शन होने का और रिफ्रैक्शन होने का, जिसमें लाइट के बेंडिंग का। नोट करो, फिर आगे हम लोग करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं रिफ्रैक्शन के बाद एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो हम अपने आसपास जितनी भी कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं, जैसे फर्स्ट, जब आप रात में स्टार्स को देखते हो और स्टार ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है, सो दैट इज द ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। एक्चुअल में वो ट्विंकल नहीं करते हैं स्टार, लेकिन वो हमें दिखते हैं ऐसा ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मॉर्निंग में सन हमें पहले दिख जाता है राइज होने से पहले, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। शाम को जब सूर्य डूबने लग जाता है तो वो एक्चुअल में डूब गया होता है, लेकिन उसका फिर भी हमें इमेज दिखता रहता है, ठीक है ना। जब शाम में एकदम भी सूर्य डूब जाएगा, देखना सनसेट हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा जो रेडनेस होता है वो ड्यू टू द दिस इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। तो वो भी होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है ना। पानी में हम लोग हाथ डालते हैं और आपका हाथ लगेगा ना कि बेंड हो गया है, ठीक है ना, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। पानी के बकेट में देखना कभी जो उसका नीचे का जो बेस होता है वो ऊपर दिखता है रेज्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। कभी फिशिंग करने गए होगे तो देखोगे कि जो फिश होगा ना पानी में ऊपर दिखेगा, लेकिन वो एक्चुअली में होता नीचे है, तो मारोगे वो मरेगा नहीं, क्योंकि एक्चुअल में तो वो नीचे है। तो वो क्यों है? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सॉरी ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, नॉट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप लेमन को डाल दो पानी में, वो लेमन जो है ना बड़ा सा दिखेगा, ठीक है ना, वो क्यों? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। तो लिखते हैं हम लोग स्टार्स twinkle at night due to atmospheric refraction. Second point, stars twinkle at night due to atmospheric refraction. Early sunrise and sunset are due to atmospheric refraction. Third, when we put hand in water, it seems bend due to refraction. Fourth, lemon in water of glass is appear large due to refraction. सो इतनी बहुत सारी है रिफ्रैक्शन के, है ना। आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। यदि एग्जाम में जनरली मैंने देखा एक बार क्वेश्चन आया है तो 2 एग्जांपल पूछा, तो आप कोई भी 2 लिख सकते हो। एक तब उस केस में ना एक एटमॉस्फेरिक का लिखना, एक लेमन वाला या हैंड वाला लिख देना, ठीक है ना, मिला के लिख देना, नोट कर लो। चलो, तो इसके बाद हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। स्कूल में भी इसका एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो हेडिंग डालो रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। देखो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ग्लास स्लैब ले रहे हैं। हमने एक ग्लास स्लैब लिया ऐसे, ठीक है। ये ग्लास स्लैब का हमने एक 2D इमेज लिया है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया पहले। तो ऊपर है हमारा एयर, यहाँ पे एयर का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ले लिया। ये है हमारा ग्लास, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है,
एंड वेयर N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज हायर देन N1, मतलब ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होगी एयर से। और फिर नीचे हमारा यहां पे है एयर, दिस इज एयर। हमने यहां पे एक बना लिया ऐसे नॉर्मल, ठीक है, और हमने लाइट को यहां से इंसिडेंट करवाया। और इनफैक्ट मैं इस लाइट को ना ऐसे सीधा ही ले लेता हूं 2 मिनट के लिए। एक्चुअली ऐसा जाएगा नहीं, ऐसे होगा नहीं, लेकिन बस, और मैं क्या कर रहा हूं कि देखो यहां पे ना इसको मैं कट कर रहा हूं, इसका मतलब ये इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअल में लाइन यहां नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है? तो रीजन ये है कि लाइट जो है जब ट्रैवल यहां से इंसिडेंट होगी नॉर्मल के थ्रू, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है ना। तो क्या होगा, लाइट में रे में बेंडिंग होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर की तरफ, क्योंकि रे डेंसर मीडियम में जा रही है तो बेंड कर जाएगी लाइट। तो एक्चुअल में लाइट का रे होगा ये वाला, ये इमेजिनरी लाइन मैंने रखा हुआ है कि यदि लाइट में ऐसा कुछ होता कि वो बेंड नहीं करती तो ऐसे सीधी चली जाती है ना। तो ये एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो सेटअप है, हमें बता रहा है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है और रेयरर मीडियम में अवे चली जाती है नॉर्मल से। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल बना लिया, फिर से यहाँ पे एक हमने सोचा कि भैया ये एक नॉर्मल लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस, सरफेस से नॉर्मल, और यहां पे हमारा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। अब ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, लेकिन क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? ये आर और ये एंगल इक्वल होगा, ये भी आर होगा। क्यों होगा? देखो ये दो पैरेलल लाइन को यदि एक तीसरी लाइन ऐसे कट करती है, दो पैरेलल लाइन है, ये वाला दो पैरेलल लाइन, और ये तीसरी लाइन कट करती है ऐसे, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल बिकम्स इक्वल। वाई? ऐसा क्यों होता है? इंटरनल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसे क्या तो कहते हैं हम लोग, मैं अभी गलत बोल रहा हूं, इंटरनल नहीं बोलते इसको, ऐसा बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से इक्वल होगा, ये आर होगा, इसको थोड़ा और कर लेते हैं, ये आर है एंगल, तो ये एंगल भी आर ही होगा। ये दो पैरेलल लाइन है, उसको ये तीसरी लाइन काट रही है, ये आर है तो ये भी आर ही होगा, ठीक है। अब लाइट यहां से क्या होगा, अब ये रेयर मीडियम में आएगी तो अवे चली जाएगी नॉर्मल से, ऐसे नॉर्मल से दूर चली गई, ठीक है ना। इसे हम ले लेते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस या इमरजेंट एंगल भी बोलते हैं, और दिस वन इज द इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, ये इमरजेंट रे, ठीक है ना। अब देखो यदि लाइट का ये फिनोमिना होता कि वो कभी भी किसी भी मीडियम में अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे, तो वो सीधी इस लाइन पे आती जो डस्ट लाइन है। लेकिन जो हमारा इमरजेंट एक्चुअल में लाइट आई वो इस रे पे आई, इस रास्ते पे, इमरजेंट रे वाले पे। मतलब इन दोनों के बीच में यदि हम डिस्टेंस फाइंड करें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, तो इसी डी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, या तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं या फिर लैटरल शिफ्ट भी कहते हैं, लैटरल शिफ्ट, कुछ भी कह लो आप, आइदर लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट, इसी डी को कहते हैं, दिस डी, ठीक है। तो हमें एग्जाम में ये आएगा कि इसको ड्रॉ करो, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को ना, लैटरल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करो। तो पहले आप इसको ड्रॉ करो, फिर हम लोग करते हैं आगे। ड्रॉ बहुत ढंग से करना। यहाँ पे ये आर ना यहाँ दिख नहीं रहा है जो मैंने बनाया है, ये यहाँ पे ना ये दिख नहीं रहा है एक्चुअली, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ। दिस इज एंगल आर, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल है ये भी आर है,
और ये भी यहां वाला भी R है। इस तरह से है, दिस एंगल इज R और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ वो भी R है। तो अब हम लोग लिखेंगे इसमें क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट में हेडिंग डाल दो लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसमें लिखेंगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस it is the perpendicular distance, ये लिखो, it is the perpendicular distance between, it is the perpendicular distance, it is the perpendicular distance between the emergent ray and extended incident ray. This is the incident ray, and this is the extended incident ray, ठीक है ना, and extended incident ray. So it is the perpendicular distance between incident ray and external incident ray. और ये डायग्राम तो आप बनाओगे, जब ये लिखोगे तो लिख देना हेयर D इक्वल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लिख लो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और फिनोमिना है क्या, ये R तो इक्वल है और एंगल I इक्वल टू एंगल E के होता है, ठीक है ना। दिस एंगल I एंड दिस एंगल E ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तभी ये जो पैरेलल हुआ है तभी होगा जब I और E इक्वल हो। नोट करो इसे। इसमें एक और फिनोमिना है कि यदि लाइट ऐसा होता कि जैसे ग्लास स्लैब है और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है और लाइट जो है वो नॉर्मल से आएगी ऐसे, तो फिर क्या होगा, सीधी चली जाएगी, है ना। जब लाइट नॉर्मल से फॉल होगा तो सीधी चली जाएगी, कोई बेंडिंग नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि एंगल I इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 0, तो सेम रहेगा, ठीक है, कोई बेंडिंग नहीं होगा, उसी पाथ पे वो चली जाएगी और सीधी निकल जाएगी। ठीक है, बिना किसी डेविएशन के वो सीधी चली जाएगी यदि नॉर्मल से फॉल होगा तो। हेयर D क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और एंगल I इक्वल टू एंगल E। इसके बाद हमें हेडिंग डालना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हेडिंग डालो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जैसा रिफ्लेक्शन में था वैसा ही यहां भी दो लॉ है। क्या है, पहले हम डायग्राम बनाएंगे और फिर हम लोग उसको करेंगे। देखो, तो सपोज कि हमारा ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर यहां पे हमारा एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और ये हमारा इस वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हम लोग यहाँ पे डिफाइन भी कर लेंगे,
इसका मीनिंग होता है कि कितना हमारा जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली डेंसर है, मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर है, उसकी डेंसिटी कितनी है, लाइट रेज को कितना वो रोक रहा है, हिंडर कर रहा है ट्रैवल करने में। हमने अब क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल बना लिया ऐसे, दिस इज द नॉर्मल, और हमने एक लाइट रे को ले लिया ऐसे, इंसिडेंट एंगल आई, और दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये बना देंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसके डेफिनेशन को, लॉ को। तो हम लिखेंगे फर्स्ट लॉ क्या है, या इसमें लिख देंगे इट हैज टू लॉज, इट हैज टू लॉज। तो फर्स्ट लॉ है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये मत लगाना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी नॉट एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस नॉर्मल, क्या बोला मैंने, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाइज एट द सेम पॉइंट, जैसा रिफ्लेक्शन में था ना, सेम वैसा ही, ऑल लाइज एट द सेम पॉइंट एंड ऑन द सेम प्लेन, इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, देखो तीनों, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल to the surface, all lie at same point on same plane, सेम ही प्लेन पे लाई होगा, ठीक है ना, प्लेन चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लो इंसिडेंट यहां से हुआ तो रिफ्रैक्शन यहां से होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, सेम प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका जो सेकंड लॉ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जो सेकंड लॉ है इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो जब भी हमें स्नेल्स लॉ पूछे तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। ये कांस्टेंट आता है फॉर द मीडियम, फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है ना, कांस्टेंट फॉर ए सरफेस, फॉर ए सरफेस, फॉर अ सरफेस, ठीक है ना। और इसी को हम क्या देते हैं, इसी कांस्टेंट को हम क्या देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत जगह ये म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एनसीईआरटी एन से करता है तो हम लिखेंगे एन, ठीक है ना, इसी को हम क्या देते हैं कांस्टेंट। सो दिस इज द स्नेल्स लॉ। नोट करो इसको पहले, फिर हम इसको आगे करते हैं, समझते हैं कि क्या है ये। हो गया, ठीक। चलो,
स्नेल्स लॉ को डिफाइन कर देंगे तो लिखो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज कांस्टेंट। ठीक है ना, हम क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, यस सीधा लिख दो, साइन आई एंड द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर। एग्जामिनर ने इसमें कहीं वो ना हो जाएगी, क्यों लिख दिया ऐसे ही लिख दो पूरा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो अपॉन बोलते हैं टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant for a given pair of medium, ठीक है ना। The ratio of angle I to the ratio of angle R is constant for a given pair of medium, ठीक है ना। और फिर लिख देंगे जो कलर है ना लाइट का वो भी सेम होना चाहिए, सेम कलर के लिए है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी के लिए। तो उतना डीप में हम नहीं जाते हैं, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कलर ऑफ लाइट ऑल्सो should be या ऐसे लिख देते हैं for given color of light, for a given color of light। यदि हम लाइट का कलर चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज कर जाएगा, ठीक है ना। तो गिवन कलर ऑफ लाइट के लिए साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर कांस्टेंट होता है एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए, ठीक है, नोट करो इसको। चलो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हेडिंग डालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसमें हम लोग लिखेंगे, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो ऑफ द लाइट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है ना, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देते हैं और कुछ नहीं। या एक्सटेंट ऑफ द चेंज ऑफ डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन गिवन पेयर ऑफ मीडियम, है ना, उसको भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देते हैं। तो दोनों तरीके से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, या तो आप कह दो क्या, द रेशियो ऑफ, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे ना तो पहले तो आप ये लिख देना, क्या, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। एन वैन कुछ भी मत दिखाना, कांस्टेंट लिखना, क्योंकि एन तो हम डिफाइन कर रहे हैं ना अभी, हो सकता है म्यू किसी के दिमाग में चल रहा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, तो आप हमेशा कांस्टेंट लिखना, एन म्यू आर कुछ मत लिखना, कांस्टेंट सीधा। फिर लिखना क्या, the ratio of speed of light, the ratio of speed of light in given pair of medium, in given pair of medium
मीडियम का एक्चुअली जो प्लुरल होता है ना वो मीडिया होता है, लेकिन टीचर्स अब जो साइंस के उनको ना वो मीडियम सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं मीडिया नहीं लिख के मीडियम ही लिख रहा हूं, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in given pair of medium is called refractive index. तो क्या लिखेंगे, n यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, velocity of light in medium 1 to the velocity of light in medium 2, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, अच्छा, और हम क्या लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव, अब मैं एन यूज कर सकता हूं क्योंकि मैंने यहां पे इसको डिफाइन कर दिया कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इसका क्या मतलब है कि यदि सपोज करो आप ग्लास ले रहे हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो ग्लास होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। मतलब यदि स्पीड ज्यादा है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहां अब ग्लास हटा देता हूं, तो समझाने के लिए मैंने आपको लिया, ये हर जगह वैलिड है, ओनली ग्लास में ही वैलिड नहीं है, ये हर जगह वैलिड है। क्या कि यदि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा इसका मतलब मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और स्पीड कम है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होगा, इसका मतलब मीडियम ज्यादा डेंस है। क्लियर हुआ? नोट करो इतने को, फिर आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। और देखो, तो हम लोगों ने यहां से ये देखा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो वेलोसिटी ज्यादा। तो डायमंड में क्या होता है, डायमंड के साइन करने का रीजन क्या है, डायमंड हैज वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, और उसके बाद जैसे डायमंड आपको कोई दे देना ऐसा है पत्थर के फॉर्म में, जैसा वो मिलता है जब वो निकलता है माइन से, तो उस टाइम आप उसे पहचान नहीं पाओगे कि ये डायमंड है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि डायमंड को शेप देते हैं, और इंडिया, गुजरात में जो सूरत है गुजरात में, वहां पे सबसे ज्यादा ऐसा किया जाता है, डायमंड को शेप दिया जाता है। वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री से डायमंड हमारे पास आता है शेपिंग के लिए, जिसकी वजह से ना उसमें शाइनिंग आता है, ठीक है ना। तो वो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो डायमंड करेगा क्या, जब उसका हम एक पर्टिकुलर शेप दे देते हैं तो वहां पे मल्टीपल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइप, है ना। अंदर में ही लाइट रिफ्लेक्ट करता हुआ रह जाता है और बाहर निकलता ही नहीं है, जिसके वजह से वो चमकता है, मतलब लाइट कैप्चर हो जाता है। इसको निकलने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एक बार कैप्चर हो गया तो, इसीलिए ये शाइन करता रहता है, ठीक है ना। यही डायमंड की खूबसूरती है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, इसके बाद आप आ जाओ, जो मेन हमारा काम है, यदि आपसे ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायमंड का कितना होता है, या डायमंड साइन इतना क्यों करता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अब मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख रहा हूं जिससे हमारा न्यूमेरिकल होगा, बहुत ध्यान से समझना। पहले इस चीज को हम डिफाइन करते हैं कि n2 1 का मतलब क्या है। इसका मतलब है, मान लो ये हमारा एक पेयर है, ठीक है ना, और लाइट यहां से इंसिडेंट हुई, दिस इज एंगल I, और एक डेंसर मीडियम में एंगल R।
और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो कभी भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना N2 1 हमने जो किया लिखा, वो एक सरफेस का होता है, पर्टिकुलर का भी अलग होता है, तब हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट। लेकिन जब पेयर होता है ना तो इस सरफेस का माना जाता है। ठीक है ना, तो इस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 1। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium, refractive index of second medium with respect to first medium। और N12 का क्या मीनिंग होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखो, क्या, इसको लिखने से पहले जैसे ही हमने लिखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लाइट आपका जो है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रहा है, ऐसे लाइट का इंसिडेंट हो रहा है। और यदि हम लिखेंगे N12, इसका मतलब आपका जो लाइट है वो फर्स्ट मीडियम से एंटर किया है, सॉरी सेकंड मीडियम से एंटर किया है और फर्स्ट मीडियम में आ रहा है। ठीक है ना, कुछ ऐसा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to the second medium, ठीक है। तो देखो N2 1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या बोला मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट, जिसका विद रिस्पेक्ट कहता है ना हमेशा मैथमेटिकली वो नीचे आता है डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम को क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जिसका विद रिस्पेक्ट टू कहते हैं वो नीचे आता है। ठीक है, अब देखो इतना पहले कॉपी करो फिर हम लोग आगे लिखते हैं। डायमंड का सबसे हाईएस्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आज तक उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का नहीं मिला है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, चाहो तो याद भी रख सकते हो, 2.42। ये हाईएस्ट है अभी तक जो हमें मिला है सब्सटेंस। ठीक है, अब देखो इसका ना फॉर्मूला है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं लिख रहा हूं जिस पे हम वर्क करेंगे। अभी तक ये तो समझने वाली बात थी। हमने लिखा किसके लिए, जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रहा हो, ये N1 ये N2, तो हमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट, देखो लाइट कहां से कहां आ रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ये क्या होगा, साइन आई, ये आई है और ये आर है, तो साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। बहुत ध्यान से समझना, यहीं से समझने वाली बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सॉरी रिफ्रैक्टिव, हाँ ठीक है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। अब वेलोसिटी पे आओ, देखो क्या अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये लिखा था हमने। तो यदि मैं n2 को लिखूं ऐसे n2, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें 1/v2, और नीचे यदि मैं n1 लूं तो मैं क्या लिखूंगा 1/v1। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1/v2 इंटू ये पलट जाएगा मल्टीप्लाई में आने पे v1/1 हो जाएगा, 1 गया v1/v2। तो मैं n2/n1 को क्या लिख सकता हूं v1/v2। तो आप ऐसे ध्यान रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में इनवर्स का रिलेशन होता है, तो इसकी वेलोसिटी नीचे और नीचे वाली का वेलोसिटी ऊपर। यही हमारा मेन फॉर्मूला है जिससे हमारा सारा क्वेश्चन बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन में ही होता है, लेकिन आप इसको ध्यान रख लोगे, इसका क्या मीनिंग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, ठीक है ना, साइन एंगल I बाय साइन एंगल R, n2/n1 इक्वल टू v1/v2। तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर इसको नोट करो, ये v1/v2 कैसे आया मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, n2 1/v2, n1 1/v1, मल्टीप्लाई में लाओगे ऊपर से नीचे से ऊपर, तो ये v1/v2 आ जाएगा। इसको नोट करो। देखो एक फॉर्मूला और इसमें लिख लेते हैं हम लोग, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी इतना सारा तो आपने लिख लिया, बस एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिख लो, बहुत सारे क्वेश्चन उस पर बन जाते हैं। तो हेडिंग डालो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसे हम पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहें कि ग्लास का कितना होगा, एयर का कितना होगा, जब हम n2 n1 लिखते हैं तो वो कंपैरेटिव होता है, दोनों को मिला के उस सरफेस का कितना होगा। लेकिन हम बस कहें कि भाई ग्लास का कितना होगा, ओनली ग्लास, ओनली वाटर, ओनली एयर, है ना, ओनली डायमंड, तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट, या ऐसे भी कहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसका मतलब वो कह रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि हम कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब वो मीडियम का नहीं कह रहा है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कह रहा है। तो हम क्या कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, लिखो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिसमें मीडियम का हो, ग्लास का तो ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम एक ही बात है, हम मान लेते हैं अर्थ पे वैक्यूम या फिर एयर, हमेशा ऐसा नहीं होगा लेकिन हम मान लेते हैं कि चलो वैक्यूम और एयर अभी एक ही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। और तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्ट, जैसे ग्लास का लिखना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, ठीक है ना। ये एनजी क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और वीजी क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। यदि एयर भी लेना हो ना तो आप यही लेना,
लेकिन कभी कभी जिस क्वेश्चन में पूछ ही दे कि बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, तब वहां पे मत लिख देना, ये वहां तो पूछ ही रहा है ना आपसे। लेकिन ऐसे किसी क्वेश्चन में कभी भी आपको स्पीड ऑफ लाइट लेना हो या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लेना हो तो आप इतना ही लेना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस पे हम लोग फिर क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 1, calculate the angle of incidence, calculate the angle of incidence, calculate the angle of incidence of light ray incident on a surface on a surface of plastic slab on a plastic slab of refractive index √3. If the angle of refraction is 30 degree, if the angle of refraction is 30 degree, if the angle of refraction is 30 degree, ठीक है ना। तो एक मिनट टाइम लो और खुद से करने की कोशिश करो। फॉर्मूला क्या यूज करोगे? देखो यहाँ पे एंगल बात कर रहा है ना। आपके पास फॉर्मूला क्या है? n2 1 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, एक फॉर्मूला ये, इक्वल टू n2 बाई n1 इक्वल टू v1 बाई v2, और एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू c अपॉन v। इन्हीं फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन बनेगा। अब एक बार ट्राई करो थोड़ा सा। तो देखो इसमें क्या कहा इसने, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। तो एक ये हमने एक सरफेस बनाया, एक नॉर्मल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया एंगल आई, ठीक है, ऑन अ सरफेस ऑफ प्लास्टिक स्लैब, और ये प्लास्टिक स्लैब में गया अंदर, ऊपर एयर है नीचे प्लास्टिक स्लैब, तो आर, ऊपर एयर है नीचे प्लास्टिक स्लैब, ठीक है ना। और ये कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लास्टिक स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, जो मीडियम है प्लास्टिक स्लैब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, ठीक है। एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है, और हमें आई निकालना है, ये 30 डिग्री है, आई निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा है स्नेल्स लॉ में, साइन एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, ठीक है ना। तो जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया इन दोनों मीडियम का, वो √3 दिया हुआ है, ठीक है, √3। साइन एंगल आई हमें निकालना है, और साइन एंगल आर हमें दे रखा है इसने 30 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिगोनोमेट्री √3 इक्वल टू साइन एंगल आई, और साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे क्या होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो साइन एंगल आई इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे साइन थीटा का वैल्यू √3/2 कब होता है, तो एंगल आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा √3/2 होता है 60 डिग्री के ऊपर, तो हमारे एंगल आई का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, ठीक है। इसको चाहो तो एक स्टेप और लिख दोगे ना तो थोड़ा टीचर को पसंद आ जाता है। क्या, एंगल आई इज इक्वल टू, साइन को इधर लाओ, हमें तो एंगल आई चाहिए ना, तो साइन इनवर्स में चेंज हो जाता है। जब भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू को इक्वल टू के इधर की तरफ लाओगे तो वो साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा।
साइन इनवर्स √3/2। और साइन √3/2 कब होता है? जब हमारा एंगल आई 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। तो हमें याद ये रखना है कि जब भी एंगल पूछे ना तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इससे कंपेयर करना है, दिस वन, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन आई बाई साइन आर, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। यदि वेलोसिटी की बात कहता है तो इन दोनों को कंपेयर करना है और आपका आंसर आएगा, इन दोनों को कंपेयर करना है। और यदि वो वेलोसिटी और एक पर्टिकुलर किसी चीज का बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है तो फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकल आएगा क्वेश्चन। सारा हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे, पहले ये कॉपी कर लो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, फिगर shows a ray of light, figure shows a ray of light, a ray of light meeting the glass, meeting the glass of the window of a car at an angle of incidence of 40 degree, angle of incidence of 40 degree. Assuming the refractive index of glass is 1.5, find the angle of refraction, find the angle of refraction for this ray in the glass. क्या कहा? Figure shows a ray of light meeting the glass of window of a car at an angle of incidence 40 degree. Assuming the refractive index of glass is 1.5, find the angle of refraction for this ray in the glass. और फिगर कुछ नहीं, बस ऐसा दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, फिगर का कोई लेना देना ही नहीं है, आप बिना फिगर के भी कर सकते हैं। ये ऐसे, ठीक है ना। और ये जो है तुम्हारा यहाँ लिखा हुआ है ग्लास, बस ये फिगर। आप करो इस क्वेश्चन। साइन 40 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू 0.75, 40 डिग्री का वैल्यू दे दिया।
मैं करता हूँ, देखो तुमने कैसे किया। फिगर shows a ray of light meeting the glass window of a car incidence, अरे सॉरी ये 40 डिग्री है, 45 नहीं है 40 डिग्री, सॉरी मैंने यहाँ 45 लिख दिया। अगर मैं रीचेक कर लेता हूँ, 40 डिग्री है, मैंने गलती से 45 लिख दिया, 40 डिग्री। Assuming the refractive index of the glass is this one, find the angle of refraction। तो हम क्या लिखेंगे, refractive index is equal to sin I upon sin R। तो refractive index कितना दिया हुआ है 1.5, sin I हमें angle of refraction of the sin I दिया हुआ है 40 डिग्री, तो sin 40 डिग्री अपॉन sin एंगल R। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 इज इक्वल टू 0.75 अपॉन साइन आर। तो साइन एंगल आर कितना आ जाएगा 0.75 अपॉन 1.5, ठीक है। तो हटाओ, तो और यहाँ पे हटाओ, तो एक 10 लगा दो, 2 जीरो से एक कट जाएगा ना, यदि आप ऐसे चाहो तो ऐसे सोचो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 10 बचा, 15 5 जा 17 75, 5/10 यानी 1/2। तो साइन एंगल आर इक्वल टू 1/2, तो इसको हम थोड़ा सा कैसे लिख देंगे, एंगल आर इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। मतलब साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, तो जब वो 30 डिग्री होता है, तो एंगल आर इक्वल टू 30। ये हो गया हमारा, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। अब एक दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लाइट एंटर्स फ्रॉम air to diamond with refractive index 2.42। ये इंडेक्स, ये डायमंड का होता ही है इतना, विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4। What is the speed of light? What is the speed of light? What is the speed of light in diamond? ठीक है ना, करो इस क्वेश्चन को। और कहीं भी आपको वेलोसिटी लेना हो एयर में या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो हम कितना लेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नोट करके करो। देखो, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आंसर। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं ऐसे। ये नॉर्मल हो गया, ये एयर हो गया, और ये हमारा डायमंड हो गया। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 1 माना और ये N2। तो क्या कहा इसने, लाइट एंटर हुआ एयर से डायमंड में, तो टुवर्ड्स द चला जाएगा नॉर्मल, दिस इज एंगल I, दिस इज एंगल R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है इस मीडियम का जो है वो 2.42 है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कैसे, N2/N1 इज इक्वल टू क्या होता है, N2/N1, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इसकी वेलोसिटी यहां पे और ऊपर N2 की वेलोसिटी यहां पे, ठीक है ना। तो हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो तो 2.42 दिया है, ये वैल्यू कितना है 2.42, और V1 का मतलब स्पीड इन एयर और V2 का मतलब स्पीड इन डायमंड, ठीक है। तो
क्या लिखेंगे हम? टू नेक्स्ट यहाँ पे वेलोसिटी इन डायमंड इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर कितना होगा? 3 × 10⁸ और डायमंड में कितना होगा? ये डायमंड इधर आ जाएगा तो 2.42 नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटाओ, 00 यहां पे लगाओ, ठीक है। अब ये हो गया 300 × 10⁸ अपॉन 242, डिवाइड करो तो आ जाएगा वेलोसिटी इन डायमंड इज इक्वल टू 242, तो एक बार में जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा 58, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो लगभग 4 बार में जाएगा। 242 2 बार में जाएगा, करके देख लेते हैं। 300 242 एक बार में गया, 242 तो 8 आया, 9 में से 4 गया, 5 आया, पॉइंट लगाया, 0 लगा, 2 बार में कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 10 में 4 गया 6 और 9 के 7 9, ठीक है। फिर 0 ले लेते हैं तो 4 बार में चला जाएगा, तो 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि आपने ये यूनिट नहीं लगाया तो आपका नंबर, यदि क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो हाफ मार्क्स मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट लगाना। तो वेलोसिटी इन डायमंड इज 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कर लो कॉपी इसको। सैन तुम्हारा क्या आया था? यही आया था सर? 1.23 आया था। ठीक है, 1.23 भी हम पॉइंट का 1.2 आ गया ना, ठीक ही है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है if a ray of light enters from alcohol to air, if a ray of light enters from alcohol to air, the refractive index of alcohol is the refractive index of alcohol is the refractive index of alcohol is 1.36. Calculate the speed of light. Calculate the speed of light. Calculate the speed of light in alcohol with respect to air. With respect to air. चलो कैलकुलेट करो। तो मैं कर रहा हूं इसको, देखो। द एयर एंटर्स फ्रॉम एल्कोहल टू एयर, तो मैंने डायग्राम बनाया पहले। एल्कोहल से एयर नहीं, एल्कोहल से एयर होगा तो ऐसे नहीं होगा, सॉरी। एल्कोहल से एयर, तो एयर जो है रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है ना, अल्कोहल।
अल्कोहल, अल्कोहल को OH से रिप्रेजेंट कर दो, मैं OH लिख देता हूं और एयर को एयर लिख देता हूं, I एंड दिस इज R। क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल OH, अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने हमें दे दिया 1.36। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल, तो हमें VOH निकालने को कह रहा है। तो यदि एक सिंगल मीडियम का दे दिया हमें तो हम एब्सोल्यूट से कर लेते हैं। फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल इज व्हाट? C अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अल्कोहल। ठीक है, तो हमारा VOH यहां आ जाएगा क्योंकि हमें ये निकालना है, और C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे आ जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। इसमें यदि आप वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? VOH is equal to 3 into 10 raised to the power 8 upon refractive index 1.36। पॉइंट हटाओ, 00 लगाओ, तो 300 upon 136 into 10 raised to the power 8। काटते हैं, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और ये 150। काटो, 3 3 3 5 जा 15 और 0, तो डिवाइड करेंगे तो 33 1 जा 33। ठीक है, नहीं 1.36 और 3 हमने लिया, 00 ऊपर लगाया, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो 50 आ गया, 2 3 जा 2 3 जा, तो 33 1 जा 33 आ जाएगा। सेन कितना आया तुम्हारा? 2.20 आया। मैंने क्या मिस्टेक कर दिया यहाँ पे? काटने में कुछ मिस्टेक किया होगा, इस यहां से मिस्टेक किया कुछ काटने। वैल्यू ये ऊपर चला गया 300, नीचे 136 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। तो 2 से मैंने काटा, 2 6 जा 12, 1 आएगा, 2 8 जा 16, सॉरी, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और ये। अब काटोगे इसको तो 34, 2 जा 68, फिर बचेगा कितना? 7, तो पॉइंट ले लो और 0 ले लो। अब 34 से डिवाइड करोगे तो 34 2 जा चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये आया। इसके बाद 68 2 आएगा, तो लगभग एक बार और लगा लो, और 10 रेज टू द पावर 8, तो क्या आएगा? 2.21 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये लिखना इंपॉर्टेंट है। देखो फिर से मैंने समझा देता हूं मैंने क्या किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया एब्सोल्यूट, जो कि होगा C अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी कि अल्कोहल में। फिर मुझे VOH निकालना था, तो C और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां लिखा, C इतना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.36। काटा पीटा और ये आ गया। यूनिट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मार्क्स कट जाए। चलो, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन और लेते हैं। लिखो क्वेश्चन 5th। लाइट एंटर्स फ्रॉम, नहीं ऐसे लिखो, ये वाला लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is 3/2, and refractive index of water, refractive index of water with respect to air is 4/3. What
will be the refractive index what will be the refractive index of water with respect to glass? ये क्या होगा? Refractive index of glass, WRT का मीनिंग with respect to air is 3/2 and refractive index of water with respect to air is this one. What will be the refractive index of water with respect to glass? ये क्वेश्चन है. देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन में ऐसा समझा देता हूं. आंसर हमें क्या दिया इसने पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, कितना है वो 3/2. दूसरा इसने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3. तो हम इसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 3/2, यही होता है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज कितना दिया 4/3. अब एक बात यहां ध्यान से देखो कि किसी एक मीडियम की ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेम होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता. तो यहां पे एयर है 2 और यहां पे एयर की वैल्यू 3, तो ये तो गलत है भाई. एयर कहीं भी होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो मुझे इन दोनों को ना सेम करना है, इन दोनों को सेम करना है, इस 2 को और 3 को. तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं. तो ऊपर भी यहां 3 से किया, ऊपर भी यहां 2 से किया, तो ये क्या आ गया 9/6 और ये क्या आ गया 8/6. देखो सेम हो गया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 6. तो हमें क्या पूछा इसने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर देखो कितना है 8 और ग्लास का कितना है 9 ग्लास ऊपर 9. सो ये हो गया आपका आंसर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 8/9. ये हो गया आंसर. तो इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, तो जरूर उसमें एक किसी का ना सेम होगा, बस उसको तुम चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, उसको तुम इक्वल कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा जो भी वो पूछ रहा होगा. नोट कर लो इसको. एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरा वेरिएंट है इसका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है. क्वेश्चन है the refractive index of diamond is 2.42. The refractive index of diamond is 2.42 and that of glass is 1.52. How much faster does light travels in glass than in diamond. ये क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें निकालना है क्या कि हाउ मच फास्टर डज द लाइट ट्रैवल, लाइट कितना फास्टर ट्रैवल करता है डायमंड में देन एयर. हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रैवल इन ग्लास देन डायमंड. ग्लास में कितना करता है रिस्पेक्टिव टू डायमंड. देखो तो क्वेश्चन है आंसर the refractive index of diamond is this one. तो हमने डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा 2.4 and that of glass is, तो ग्लास का भी हमने लिखा 1.5.
अब उसने कहा हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन ग्लास, हाउ मच फास्टर लाइट ट्रेवल इन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू दैट इन ग्लास देन इन डायमंड। देखो जिसका देन कहता है, ऑफ कहता है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है ना। जिसका विद रिस्पेक्ट टू कहता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में। तो हमसे वो ये फाइंड करवाना चाह रहा है कि ये क्या हो, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, स्पीड के टर्म में स्पीड ऑफ ग्लास ऊपर और स्पीड ऑफ डायमंड नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो हमें निकालना है वेलोसिटी vg बाय vda ही निकालना है ना। हाँ ये vg बाय vda ही निकालना है। तो vg अपॉन vd कितना आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड वो कितना है 2.42 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है 1.5। पॉइंट से पॉइंट गया, इसको कैंसिल करो, 2 7 जा 14, 8 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर से तो इधर एक 4 नहीं कटेगा। तो 121 में यदि हम 76 से डिवाइड करें, 76 1 जा 76, 11 में 6 गया 5 और 11 में 7 गया 5, फिर पॉइंट लगाओ, जीरो लगाओ, तो 7 पंजे 45 42 6 6 36 42 दिन 1.5 से करके देखते हैं। तो आएगा 0, 15 में से 8 गया तो 7, नहीं 6 से करके देखते, 7 4 11 होना चाहिए था ना, सॉरी। 0 15 में से 8 गया 7 तो 7 0 आया, फिर 0 लो तो 7 8 56 लगभग 8 आएगा, तो 8 6 जा 48, 4 8 से 56 56 और 4 60, तो 2 9 92, फिर 0 लगाओ, फिर 0 लगाओगे तो कुछ भाई 8 या 9 आएगा, 9 आएगा, ठीक है ना। तो हमें तो 2 पॉइंट तक लेना है, तो हम 1.59 कर लेते हैं। मान लो यहाँ 8 भी आता है या 9 भी आता है और मुझे 2 पॉइंट तक यदि डेसिमल के रखना है, तो यदि ये 5 या 5 से ज्यादा होता है तो ये पीछे वाला एक इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इन ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ डायमंड इक्वल टू 1.59। तो अब क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इन ग्लास इज इक्वल टू 1.59 टाइम्स, ये यहां पे आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन डायमंड, जो कि हमसे पूछ रहा था। उसके बाद इसको स्टेटमेंट में लिख दो। इसने हमसे ये पूछा है ना, लाइट ट्रेवल्स इन ग्लास देन डायमंड, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज in glass is 1.59 times of डायमंड में जितना होगा उसका 1.59 टाइम्स होगा ग्लास, ठीक है। ग्लास में ज्यादा स्पीड, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ये हमें लाना था आंसर। आप इतना भी लाके छोड़ दोगे तो आपका काम बन जाएगा, ये लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो बताओ मुझे। तो अब इस तरह के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। पहले तो इन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार करो जितने मैंने करवाए हैं, इसी से आपका ना कंसेप्ट बनेगा, ठीक है ना। और फिर बुक में से आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो 100% होगा, ठीक है ना। प्लस जब हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल्स हम लोग और करेंगे न्यूमेरिकल सीरीज में, ठीक है ना। फॉर द टाइम बिंग आप इतने न्यूमेरिकल्स को करो और फिर इधर उधर बुक से आपको जो भी मिलता है क्वेश्चन उसको करने की कोशिश करो कि तुमसे होता है या नहीं होता है। कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो लिखो कमेंट में कि सर मुझसे ये नहीं हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है। आपको लगता है कमेंट में आप उसका फोटो नहीं भेज पा रहे हो तो आप फोटो जो है हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है ना। नंबर नोट कर लो यदि आपके पास नंबर नहीं है, 9205330671, ठीक है ना। तो इस पे यदि आप अपना नंबर सेंड वो जो भी प्रॉब्लम है वो सेंड कर देंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है मेरे से, तो यहां से हम लोग उसको आंसर करके आपको
भेज देंगे, उसका बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कमेंट में पहले लिखो, यदि कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट को हम लोग पहले पढ़ते हैं, देन व्हाट्सएप के, ठीक है। रिवीजन करो, और जो आपका सुनो, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे एक स्टूडेंट मुझे पूछ रहा था, ऑफलाइन का था वो, तो वो पूछ रहा था कि सर अब कौन कौन सा मैं क्वेश्चन बैंक ले लूं। अरे यार, जो मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूं ना, आप बस उस पर फोकस करो, उसी को बार बार रिवाइज करो। आपका जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं वो, ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ब्रेन लगा के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने हैं, कहीं से नकल करके नहीं। जो नोट्स में पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको, देखो क्वेश्चन का जो आंसर है ना, आपको सिंथेसिस करना आना चाहिए, बनाना चाहिए कि कहां से कौन सा एलिमेंट में निकालूंगा जो सर ने पढ़ाया है, और उससे अपना जो आंसर मैं जो है सिंथेसिस करूंगा। जिस लड़के को सिंथेसिस करना नहीं आता क्वेश्चन की, यार मैं क्वेश्चन में ये एलिमेंट डालूंगा, यहां से सर ने ये पढ़ाया हुआ, ये पढ़ाया हुआ, ये एलिमेंट डालूंगा, है ना, एक डायग्राम का एलिमेंट डालूंगा, तो उस लड़के का भैया कुछ नहीं हो सकता। फिर वो फिर नोट्स पढ़ ले, वही उसके लिए काफी है। आप जो नोट पहले पढ़ेगा ना ढंग से, वो क्वेश्चन को सिंथेसिस करना भी, आंसर को सिंथेसिस करना भी सीख लेगा कि हाँ मुझे क्या क्या एलिमेंट डालना है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी है नोट्स, सेकंड आता है फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन। अब आप सोचते हो एनसीईआरटी का बस एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लूंगा, नहीं, आप देखो बीच बीच में जो ब्लू क्वेश्चन प्रिंटेड होते हैं, जिसको हम इंटेक्स क्वेश्चन कहते हैं, इंटेक्स क्वेश्चन ब्लू क्वेश्चन जो है, उनको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप नोट्स और एनसीईआरटी इस पे फोकस करो, इनके क्वेश्चंस करो, बार बार नोट और बार बार एनसीईआरटी। हम लोग खुद ही जो है न्यूमेरिकल सीरीज आपके लिए लेके आएंगे, न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तब तक आपको जितना न्यूमेरिकल वीडियो में करवाया है उसी को बार बार करो, और एनसीईआरटी वाले करो। न्यूमेरिकल सीरीज हम लोग लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन का सीरीज, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, उन सबका सीरीज हम लोग करवाएंगे आपको प्रैक्टिस में, ठीक है। लेकिन पहला काम क्या है, देखो जैसे आपको भाई मान लो दाल बनाना आता है, तो दाल में मान लो आपको दाल बनाना आता है, तो आप दाल में फिर गोभी डाल के बना लो, दाल में पत्ते डाल के बना लो, दाल में कुछ भी डाल के बना लो। अब दाल ही बनाना नहीं आता तो आगे क्या करोगे, है ना। यदि आपको मेकअप करना आता है तो उसके बाद शैडो लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, मेकअप करना ही नहीं आता, है ना, तो बाकी का क्या करोगे। तो कहने का मतलब नोट्स पहले, है ना, फिर एनसीईआरटी, देन उसके बाद किस चीज की बारी आती है। पहले आपको, आपका काम है नोट्स को समझना, प्रॉपर तरीके से नोट को पहले कैप्चर करना, ये होता है काम सीखने का, ये है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। उसके बाद आता है क्वेश्चन, जब आप न्यूमेरिकल करते हो या प्रैक्टिस करते हो, तो आता है भाई कि आपने जो सीखा है उसका यूज कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरी बात मानो, टीचर्स की बात माननी चाहिए। पहले आप अपना नोट्स करो, फिर एनसीईआरटीज करो, आप इतना करो पहले, फिर हम लोग खुद से न्यूमेरिकल सीरीज का आपको करवाएंगे, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन करवाएंगे, और फिर हम लोग टेस्ट सीरीज भी करेंगे। वो मोर देन एनफ होगा आपका 80 आउट ऑफ 80 बोर्ड में लाने के लिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और तब तक आप हमारे इस चैनल को, आप अपने चैनल को, या इसे आप अपना चैनल बनाओ, इसको सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, बेल बटन दबा दो, बेल का जो बटन है वो दबाओ, ताकि आपका जो है जो भी वीडियो जाए वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे, आपको एक रिंग मिल जाए कि हाँ भाई, एक मैसेज मिल जाए कि हाँ आपका ये सर का वीडियो आया तो आप देख लो, ठीक है ना। और वैसे 3 बजे से हम लोग हमेशा 10th क्लास की वीडियो 3 बजे डालते हैं। आप स्कूल से जब आ जाते हो 2-2:30 बजे तक 3 बजे वीडियो डालते हैं, ठीक है ना। तो आप ये टाइम रखो याद, ठीक है। तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियोस को लाइक करो। यदि लाइक नहीं कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, आपको क्या लग रहा है कि सर ये चीज छूट रहा है, तो वो लिखो, ठीक है ना, तो उस सबका सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो चलो ध्यान रखो अपने सेहत का ध्यान रखो, हेल्दी रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।